हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के अनसॉल्व कक्षा 12 जीव विज्ञान का चल रहा था, जिसमें सेट नंबर 1 348 CG का करवा रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को 5 के घात तक की तैयारी हो चुकी थी। आप लोगों को 6 के काक की तैयारी आगे करवाना है, इसलिए मैं इतना जल्दी करवा रहा हूं कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिले और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो आपको बताया गया कि जब मेंडल ने जो नियम दिए थे, तो प्रभाविता का जो नियम है वो एक संकर प्रयोग पर आधारित है। तो एक संकर प्रयोग में मेंडल ने एक विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, जिसमें प्रभावी कौन था? पौधे की लंबाई थी, प्रभावी लंबा था, अप्रभावी क्या था? बौना था। जब प्रभावी और अप्रभावी के बीच संकरण कराया गया तो प्रभावी और अप्रभावी के जीन दोनों एक साथ उपस्थित हो गए। तो प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित हैं। तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। यही प्रभाविता का नियम है। जैसे देखिए, जब प्रभावी लक्षण के जीन और अप्रभावी लक्षण के जीन का संकरण एक साथ कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है तथा अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। आगे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुजीनी वंशागत से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो आप देख रहे हैं कि बहुजीनी वंशागत का मतलब ये होता है, जब एक लक्षण के लिए 2 से अधिक जीन हो तो उसे बहुजीनी वंशागत कहते हैं। अब देखिए, इसमें दिया है बहुजीनी वंशागत से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण सहित समझाना है। तो जब एक लक्षण के जीन 2 से अधिक जीन हो तो इसे बहुजीनी वंशागत कहते हैं। ऐसे लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जीन को बहुजीनी लक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल है मनुष्य का त्वचा का रंग। तो आप जानते हैं कि जो मनुष्य का त्वचा का रंग होता है, किसके कारण होता है? मिलेनिन एक क्या होता है? मिलेनिन एक पिगमेंट होता है, जिसके कारण हमारे त्वचा का रंग क्या होता है? सामान होता है। कभी सामान होता है, कभी काला होता है, कभी क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। तो मिलेनिन पिगमेंट के कारण ही होता है। अब आप देखते हैं कि मिलेनिन पिगमेंट में कौन से जीन होते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, 2 से अधिक जीन ABC मिलेनिन को निर्धारित करते हैं। ए है, एक जीन ए है, बी है और सी है, तो 2 से अधिक हो गए तो ये क्या हो गया? बहुजीनी हो गए। तो इसमें क्या होते हैं? परवल जीन होते हैं। अगर ए साथ में है, बी है और सी कैपिटल है, तो ये परवल जीन जब एक साथ होंगे तो होने वाले मिलेनिन का निर्माण ज़्यादा होगा। जब मिलेनिन का निर्माण ज़्यादा होगा तो जो व्यक्त होगा वो काला होगा। अगर इसमें परवल जीन और अपरवल जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो ये मध्यवर्ती रंग को प्रदर्शित करते हैं। अगर इसमें सभी अपरवल जीन होंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो व्यक्ति क्या होगा? गोरा होगा। यदि किसी व्यक्ति में क्या होगा? मिलेनिन बनेगा नहीं। अगर मिलेनिन नहीं बनेगा तो व्यक्ति का त्वचा का रंग क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा, जिससे व्यक्ति क्या हो जाएगा? रंजकहीन के शिकार हो जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखेंगे। अगला है 6वें का गा। 6वें का गा क्वेश्चन है, आनुवांशिक कोट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आप देख रहे हैं आनुवांशिक कोट की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। जो आनुवांशिक कोट होते हैं, प्रत्येक कोडान जो होते हैं त्रिक होते हैं, और त्रिक जो भी होते हैं, चाहे यू होता है, चाहे UGA होता है, चाहे UAG होता है, किसी के बीच में कामे का प्रयोग नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी विशेषताओं में क्या है। देखिए, आनुवांशिक कोट का प्रत्येक कोडान mRNA के 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के एक विशिष्ट अनुक्रम से बना होता है। दूसरा है, 2 संलग्न कोडान के बीच कामा नहीं होता। अगला है, एक विशिष्ट कोडान सदैव एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। अगला है पॉइंट है, ये UG कोडान 2 कार्य करता है। ये प्रारंभन कोडान के अतिरिक्त अमीनो अम्ल मिथियानिन के कोडान का भी कार्य करता है। अगला है, कोडान UAA UAG तथा UGA 3 समापन कोडान है। ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, अगला 6 का घा है, टाइफाइड और निमोनिया के रोग जनक कौन है? उनके लक्षण बताना है। तो आप सभी जानते हैं जो टाइफाइड के रोग जनक होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। इसके रोग जनक साल्मोनेला टाइफी है।
अब आप देख रहे हैं इसके लक्षण क्या है टाइफाइड के। रोगी को लंबे समय तक तेज बुखार रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती तथा आंत में परेशानियां होने लगती हैं, सिर दर्द करने लगता है। अगर निमोनिया के रोगजनक को पूछा जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु होता है इसका रोगजनक, और इसके लक्षण जो होंगे, रोगी को सांस लेने में बाधा उत्पन्न होती है, रोगी को तीव्र सर्दी लगती है, रोगी को तीव्र ज्वर भी आता है और रोगी की भूख मर जाती है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है, जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखना है। आप जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जो भी जानते हैं वो सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। बायो और टेक्नोलॉजी, इसका अर्थ है जीवित कोशिका या उनके घटक तथा से प्राप्त एंजाइम के उपयोग द्वारा लाभदायक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, लेकिन इसके बारे में आपको लिखना है। तो जैव प्रौद्योगिकी के निबंध जो भी जानेंगे आप, चाहे पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो, जो भी जानेंगे वो आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इसी में अथवा करके है, आवृत बीजी पौधों में लघु बीजार्जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। इसमें देखिए दिया है, आवृत बीजी पौधों में लघु बीजार्जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रत्येक परागकण एक अति सूक्ष्म रचना है जिसके चारों ओर द्विस्तरीय बीजाणुभित्त होती है। भीतरी स्तर पतला व लचीला होता है और इसे अंतःचोल कहते हैं। बाह्य स्तर मोटा और दृढ़ हो जाता है जिससे बाह्य चोल कहते हैं। बाह्य चोल पर एक अधिक वृत्ताकार धब्बे से होते हैं जिनको जनन छिद्र कहते हैं। परागकण के अंकुरण करने से परागनलिका इन्हीं छिद्रों द्वारा बाहर निकलती है। परागकण के बाह्य चोल में स्पोरेन नामक पॉलीसेकेराइड होता है। ये भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अपघटन के लिए प्रतिरोधी होता है। ये आवृत बीज का एक क्या है, चित्र है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसकी संरक्षण की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। हाँ, तो देखते हैं, वन्य जीव में वे सभी प्राणी तथा पादा पाते हैं जो मनुष्य के नियंत्रण और प्रभुत्व को दूर अपने प्राकृतिक वासस्थानों में रहता है, जबकि वह विविधता के सभी जीव जातियां, समष्टियों, उनके बीच आनुवंशिक विभिन्नताएं तथा सभी समुदायों के एकत्रित समष्टि व पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। वन्य जीवों संरक्षण विस्तृत रूप से 2 प्रमुख विधियों द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है। नंबर 1 है स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण वन्य जंतुओं के प्राकृतिक आवास में किया जाता है। इसके लिए इसे प्राकृतिक आवास स्थानों से निस्बत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। निषेध की सीमा के अनुसार इन क्षेत्रों को निम्न में बांटा गया है: राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, अलैंगिक ग्रब्स व तथा झीलें। दूसरा है बहुस्थानीय संरक्षण। इन संरक्षण में संकटोत्पन्न पादपों तथा जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास में अलग एक विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। इनके अंतर्गत जंतु उद्यान, वनस्पतिक उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, बीज बैंक एवं जीन बैंक आदि आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा भी है, चाहे वो क्वेश्चन करिए चाहे ये क्वेश्चन करिए। मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव के शुक्राणु की संरचना इस प्रकार है: हेड है, मिडिल पैस है, टेल है। इन 3 भागों में क्या होता है, बटा होता है। संरचना का क्या करना है, वर्णन करना है। तो आप देखेंगे पहला क्या, हेड है, शीर्ष है। यह स्पर्म का शीर्ष भाग होता है जिसके एक आगुणित केंद्रक होता है। इसके अग्रभाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाया जाता है जो निषेचन करने में सहायक होता है। इसका निर्माण गाल्जी काय से होता है। हाँ, चलिए अगला इसी में देखते हैं, नीक ग्रीवा। इसमें 2 तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। अग्रस तारक केंद्र ग्रीवा में होता है तथा दोरस तारक केंद्र स्पर्म के मध्य भाग में होता है। और एक्सी फिलामेंट या अच्छे सूत्र का निर्माण होता है। मध्य भाग देखिए, मिडिल, यह स्पर्म का सख्त केंद्र कहलाता है। इसमें कसाब के भौतिक 9+2 व्यवस्थित क्रम में सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं। इन नलिकाओं पर उनके माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो स्पर्म के गत के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए इसका लास्ट भाग है टेल। यह स्पर्म का अंतिम भाग होता है जिससे
दूरस्थ तारक केंद्र में निर्मित अक्षय सूत्र से होकर गुजरता है। अब इसमें आपका शुक्राणु का हो गया। अब आपका क्या करना है, अंडाणु के बारे में पढ़ना है कि अंडाणु क्या होता है। देखिए, ओवम 0.1 mm व्यास का होता है। इसमें एक बड़ा पीला भाग योग होता है। इसमें पोषक पदार्थ संचित रहते हैं। केंद्रक के बाहर जोना पदार्थ तथा माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, प्राथमिक अंड कोशिका पाए जाते हैं। इसके बाहर अनेक सूक्ष्म तथा पुट्टिका कोशिका पाई जाती है। इन पुट्टिकाओं कोशिकाओं को ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं जो अंड कोशिका में परिपक्व हो जाती हैं। चलिए इसकी संरचना देखते हैं। ये ओम की क्या है, संरचना है। संरचना इस प्रकार है।